नमस्कार साथियों, आज हम आपके सामने राउल्ट का नियम लेकर आए हुए हैं। तो आइए समझते हैं राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम वाष्पशील द्रवों युक्त विलयनों के लिए भी लगता है, अवाष्पशील विलेय पदार्थों युक्त विलयनों के लिए भी लगता है। तो है क्या राउल्ट का नियम? इधर देखिए, वाष्पशील द्रव, यहाँ पे दो द्रव A और द्रव B दोनों को मिला है। जैसे यहाँ दोनों को मिला देंगे तो ये क्या बन गया? विलयन। ये क्या बन गया साथियों? विलयन बन गया। यहाँ पर जो द्रव B था, इसका जो वाष्प दाब होगा, द्रव B, लिक्विड B, इसका जो वाष्प दाब होगा, इसको मान लिया P0P। P मतलब प्रेशर, P0P। और यहाँ जो द्रव A का वाष्प दाब होगा, इसको मान लिया P0A। जब इन दोनों को आपस में मिला दिया तो ये क्या बन गया? विलयन। तो यहाँ जो विलयन का दाब होगा, विलयन का दाब P, तो जब इन दोनों को आपस में मिला देंगे तो यहाँ दोनों की दाब बदल जाएंगे। यहाँ जब मिलाने के बाद जो होगा A और B, तो इसका दाब यहाँ होगा PA और इसका दाब यहाँ क्या होगा? PB। विलयन का कुल दाब P टोटल इक्वल PA प्लस PB। देखिए साथियों, जब ये दोनों द्रव अलग अलग थे तो इनका जब दोनों द्रव अलग अलग थे तो आप ये कहेंगे कि ये शुद्ध अवस्था में थे। तो शुद्ध अवस्था में इनके वाष्प दाब हैं P0A और P0B। जब इन दोनों को आपस में मिला देंगे तो ये विलयन बन जाएगा। यहाँ A का कितना दाब होगा और B का वाष्प दाब कितना होगा, तो इसको P और PB हो गया। तो विलयन का कुल दाब PA प्लस PB। अब ये PA किसके बराबर होगा? तो P टोटल इक्वल P0A इंटू XA। XA क्या है? A का मोल प्रभाज्य या A का मोल फ्रैक्शन प्लस PB बराबर क्या हो जाएगा? P0B इंटू XB, B का मोल प्रभाज्य। और P0B क्या है? द्रव जो B है उसका शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। शुद्ध अवस्था का मतलब जब ये दोनों अलग अलग थे तो ये शुद्ध अवस्था में है, जब मिला दिया तो ये क्या बना देंगे? विलयन बना देंगे। तो P0B हो या P0A हो, इसका मतलब है कि शुद्ध अवस्था में A का वाष्प दाब, शुद्ध अवस्था में B का वाष्प दाब। अब साथियों, आप जानते होंगे मोल प्रभाज्य A और B अगर दोनों को जोड़ें तो कितना आना चाहिए? 1। तो XB बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस XA। रख दीजिए यहाँ। तो P0A इंटू XA प्लस P0B इंटू XB के स्थान पर 1 माइनस XA। P0A इंटू XA प्लस अंदर गुणा कराइए P0B, इसका अंदर गुणा हुआ तो माइनस का P0B इंटू XA। इसमें और इसमें कॉमन ले लीजिए XA, तो XA कॉमन क्या बचा? P0A माइनस P0B प्लस P0B। ये आपका P टोटल। सरल है। PA प्लस PB, PA बराबर क्या हो गया? P0A इंटू XA। A का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब इंटू A का मोल प्रभाज्य, मोल फ्रैक्शन, प्लस B का शुद्ध अवस्था में B का वाष्प दाब इंटू B का मोल प्रभाज्य। अब दोनों मोल प्रभाज्यों का टोटल कितना होता है? 1 होता है। तो 1 में से घटा दीजिए, दूसरा निकालना होगा। तो XB के स्थान पर 1 माइनस XA रखा, अंदर गुणा करा दिया P0B माइनस P0B इंटू XA।
एक्स से कॉमन ले लिया तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी प्लस का पी नॉट बी, ये हो गया इस प्रकार से। अच्छा, यदि आपसे मूल प्रभाज पूछा जाए द्रव अवस्था में, तो द्रव अवस्था में अगर पूछेगा तो जैसे एक्स ए बराबर, तो जिसका मूल प्रभाज पूछा जाएगा उसके मूल ऊपर, मतलब एन ए बटे टोटल एन ए प्लस एन बी। अगर बी का निकालना हो तो बी के मूल ऊपर रख दीजिए अपॉन टोटल एन ए प्लस एन बी। लेकिन यदि वाष्प प्रावस्था में मूल प्रभाज निकालना हो, वाष्प प्रावस्था में मूल प्रभाज, तो उसको प्रदर्शित कर दिए वाई ए से। वाई ए बराबर होगा पी ए अपॉन पी टी। पी टी मतलब पी टोटल, प्रेशर कुल दाब, और ये क्या होगा ए का दाब। अब आपको जानकारी है कि ये बराबर क्या होता है पी नॉट ए इंटू एक्स ए अपॉन पी टी। तो साथियों ध्यान रखिएगा, अगर वाष्प प्रावस्था में मूल प्रभाज पूछे तो वाई ए बराबर पी ए अपॉन पी टी, पी ए का सूत्र रखा पी नॉट ए इंटू एक्स अपॉन पी टी। इसी प्रकार अगर वाई बी निकालना हो तो वाई बी पी बी अपॉन पी टी, पी बी के साथ पर पी नॉट बी इंटू एक्स बी अपॉन पी टी। ये इस प्रकार से अगर मूल प्रभाज मोल फ्रैक्शन पूछता है लिक्विड फॉर्म में द्रव अवस्था में तो मोल के रूप में आता है, अगर वाष्प अवस्था में पूछता है तो प्रेशर के रूप में आता है। अब देखिए दूसरा क्या है केस, दूसरा केस है अवाष्पशील विलेय पदार्थ युक्त विलयनों के लिए। मतलब कोई द्रव है, इसमें आपने ऊपर से क्या मिलाया अवाष्पशील विलेय पदार्थ। अवाष्पशील मतलब जो वाष्प में ना बदलता हो, विलेय का मतलब सॉल्युबल हो, इसमें मिल जाए घुल जाए विलेय हो जाए, और ये पहले से क्या है आपका द्रव है। तो राउल्ट का नियम कहता है P माइनस पी एस अपॉन P इक्वल N अपॉन N प्लस N। इसी को अगर आप देखें तो ये जो P है, P इसको लिख सकते हैं आप P नॉट माइनस का P अपॉन P नॉट इक्वल N अपॉन N प्लस कैपिटल N। देखिए शुरुआत में ये क्या था विलायक, विलायक मतलब द्रव। जब आपने इसमें अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया तो ये क्या बन जाएगा विलयन बन जाएगा। तो पहले था ये विलायक, अवाष्पशील पदार्थ जैसे मिलाया तो कंबाइन होकर ये क्या बन गया विलयन। विलयन को इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूशन। तो जब शुरुआत में ये विलायक था द्रव था तो इसका जो वाष्प पदार्थ था वो था P। जब पदार्थ को मिला दिया तो विलयन बन गया, विलयन को कहते हैं सॉल्यूशन। तो इसको मान लिया PS, S मतलब सॉल्यूशन, विलयन का वाष्प पदार्थ, और ये P वही विलायक का वाष्प पदार्थ। इक्वल स्मॉल n मूल है विलेय के मूल, मतलब जो आपने पदार्थ मिलाया इसके मूल, और ये कैपिटल N विलायक के मूल, जो द्रव है आपका उसके मूल। इसी फॉर्मूले को अगर आप देखें बुक में तो ऐसा लिखा होता है, तो वही काम P नॉट का मतलब शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब।
अब शुद्ध अवस्था में था क्या? शुद्ध अवस्था में तो ये द्रव था, तो शुद्ध अवस्था में द्रव कहते लीजिए, चाहे विलायक कह लीजिए, तो शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब माइनस पी, जब आपने पदार्थ मिला दिया तो ये क्या बन गया? विलयन। ये पी क्या है? विलयन का वाष्प दाब, तो ये विलायक का वाष्प दाब, ये विलयन का वाष्प दाब। यहाँ पे भी वही चीज है, पी ये विलायक का वाष्प दाब और पी एस, एस मतलब सॉल्यूशन, तो पहचान के लिए सरल विलयन का वाष्प दाब। ऐसे यहाँ पे ये विलायक का वाष्प दाब, जब आपने कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया, कोई पदार्थ मिला दिया तो विलयन बन जाएगा। ये जो पी है ये विलयन का वाष्प दाब हो गया, बटे ये विलायक का वाष्प दाब इक्वल एन विलेय के मोल, स्मॉल एन क्या है? विलेय के मोल, और कैपिटल एन क्या है? विलायक के मोल, विलायक के मोल। इस प्रकार साथियों ये आपका राउल्ट का नियम होता है। तो राउल्ट का नियम अगर पेपर में लिखने को आ जाए तो आप क्या लिखेंगे? किसी विलायक के वाष्प दाब में कमी, पहले पी था फिर विलयन बनेगा तो उसका पीएस हो गया, घटा रहे हैं, इसका मतलब पहले वाला ज्यादा था बाद वाला कम है। तो विलायक के वाष्प दाब में कमी और विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को कहते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। फिर से सुनिएगा, विलायक का वाष्प दाब और यह विलयन का वाष्प दाब, तो आपने कहा विलायक के वाष्प दाब में कमी और विलायक का वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। तो किसी विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। इस प्रकार साथियों ये राउल्ट का नियम था। अब देखिए हेनरी का नियम क्या होता है। देखिए साथियों हेनरी का नियम, हेनरी का नियम क्या कहता है? स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेय का द्रव अथवा विलयन की सतह पर पड़ने वाले गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। कहने का मतलब ये द्रव है, द्रव या इसी को आप लोग कहते हैं विलायक, इसमें ऊपर से आपने गैस मिलाई, ऊपर से क्या मिलाई साथियों? गैस मिलाई। अब आप देखिए जो इससे पहले राउल्ट का नियम पढ़ा था, तो राउल्ट के नियम में द्रव तो होता था, पहला जो केस था उसमें दो द्रवों को मिलाया था, दूसरा जो केस था उसमें द्रव में आपने अवाष्पशील पदार्थ को मिलाया था। यहाँ क्या है? यहाँ हेनरी के नियम में द्रव तो है लेकिन किसको मिलाएंगे आप? गैस को। जैसे आप गैस को मिलाएंगे तो गैस किसी भी द्रव में आसानी से मिल जाएगी क्या? नहीं मिलेगी। जब तक इसको दाब के साथ ना ये यहाँ मिलाया जाए तब तक ये यहाँ पे नहीं मिलेगी। भाई कोई भी पात्र में अगर पानी रखा हो या कोई भी द्रव रखा हो तो वह चारों तरफ गैसें तो उपस्थित होती है। अगर उन्हीं गैसों को उस पानी में या उसी द्रव में मिलाना पड़े तो दाब के साथ मिलाना पड़ेगा। तो इससे ये निष्कर्ष निकला कि जितनी गैस की मात्रा होगी या उसका भार होगा, भाई कम मात्रा होगी तो भार भी कम होगा, ज्यादा मात्रा होगी तो भार भी ज्यादा होगा, तो जो उसका भार होगा समानुपाती होगा दाब के। अगर गैस की कम मात्रा है तो कम दाब लगाना पड़ेगा, अगर गैस ज्यादा मात्रा में है तो ज्यादा दाब लगाना पड़ेगा, समानुपाती हो गया। इसी भार को अगर हम कहें इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं मोल प्रभाज से, मोल फ्रैक्शन से, तो इसी को आप ऐसा लिख सकते हैं P समानुपाती काई कह लीजिए चाहे X कह लीजिए मोल प्रभाज। ये किसका मोल प्रभाज है? गैस का, क्योंकि यहां भार किसका चल रहा था? गैस का। तो वही चीज हो गई कि भार अगर कम है, गैस की मात्रा कम है तो दाब भी कम लगाना पड़ेगा। तो गैस ज्यादा मात्रा में, भार ज्यादा हो गया तो उसमें मोल प्रभाज भी ज्यादा होगा उसका, तो उसमें दाब अपन को ज्यादा लगाना पड़ेगा, मतलब समानुपाती हो गया।
समानुपाती हटाइए, तो एक नियतांक में लगा दिया KH इंटू एक्स, ये आपका हेनरी का नियम, जहां KH क्या है, हेनरी नियतांक, हेनरी कांस्टेंट। तो साथियों सीधी सी बात है, सरल बात है, हेनरी का नियम जो है वो स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, जब गैस को यहां मिलाएंगे तो ये इसमें घुलेगी, लेकिन इसमें क्या लगाना पड़ेगा, आपको दाब लगाना पड़ेगा। तो गैस की द्रव में विलेयता, द्रव अथवा विलयन, यही द्रव कह लीजिए, ये मिल जाएगा तो विलयन हो जाएगा। द्रव अथवा विलयन की सतह पर पड़ने वाले गैस के आंशिक दाब के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो ये हो गया आपका हेनरी का नियम। अब इसकी सीमाएं क्या क्या है और इनके अनुप्रयोग क्या क्या है, तो देखिए सीमाओं में अगर आप गौर करें तो सीमाएं, हेनरी के नियम की सीमाओं का मतलब होता है लिमिटेशन। हेनरी का नियम किस पर लागू होगा, किस पर लागू नहीं होगा, तो ये जो डिपेंड किस पर करेगा, गैस। तो गैस कैसी होना चाहिए, आदर्श गैस होना चाहिए, गैस कैसी हो, आदर्श गैस हो। दूसरा, ये जो गैस है आपकी, ये विलायक से क्रिया ना करे। गैस को यहां मिला रहे ना, तो ये जो गैस है ये विलायक से क्रिया ना करती है, तभी आपका हेनरी का नियम लगेगा। तीसरा, ये जो गैस है आयनों में विलायक में मिलाने पर आयनों में विघटित ना हो, आयनों में विघटित ना हो। कहने का मतलब पता चला, आपने H2S गैस मिलाई, जैसे आपने विलायक में मिलाई तो ये H+ में और S-2 आयनों में विघटित हो गया, तब आपका हेनरी का नियम नहीं लगेगा। तो वो ये कह रहा है कि आप कोई भी गैस मिलाइए, शर्त ये है गैस आदर्श गैस हो, दूसरा विलायक से क्रिया ना करती हो, तीसरा अगर जैसे आपने विलायक में मिलाया तो ये विघटित ना हो, अपने आयनों में विघटित ना हो, ये इसकी सीमा है। अब इसका उपयोग क्या होता है, आपने अगर यहां गौर किया हो, ये जो दाब है इसका जितना ज्यादा, दाब जितना ज्यादा उतनी ज्यादा उस गैस की क्या होगी, विलेयता हो जाएगी। भाई जितनी ज्यादा दाब लगा के आप इस गैस को यहां भरेंगे तो इसकी विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी या सॉल्युबिलिटी, विलेयता मतलब सॉल्युबिलिटी। जितना ज्यादा आप प्रेस करेंगे, दबाएंगे, तो जितना ज्यादा आप दाब डालेंगे उतनी ज्यादा इस गैस की विलेयता मतलब गैस इसमें घुल जाएगी, मिल जाएगी इसमें। यहाँ देखिए पहला, शीतल पेय पदार्थों, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ठंडे पदार्थों और सोडा वाटर में CO2 गैस जो होती है, तो CO2 गैस की विलेयता बढ़ाने के लिए, यहाँ से देखिए CO2 गैस की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतलों को उच्च दाब पर सील किया जाता है, यहाँ समानुपाती चिन्ह है। तो अगर गैस की विलेयता बढ़ाना है तो उसको दाब भी उसका क्या होगा, ज्यादा होगा। तो देखिए अगर विलेयता बढ़ाना है तो बोतलों को उच्च दाब पर सील किया जाता है। दूसरा, समुद्र में गहराई पर क्या होता है, दाब अधिक होता है। जब दाब अधिक होगा तो गैस की विलेयता भी बढ़ जाएगी। अब जब गैस की विलेयता बढ़ जाएगी तो गैस रक्त में जल्दी घुलेगी, श्वास के साथ ली गई वायुमंडलीय गैसों की विलेयता अधिक हो जाती है। समानुपाती आ रहा, देखिए समानुपाती, दाब ज्यादा तो उसकी विलेयता भी क्या हो गई, अधिक हो गई। जब गोताखोर अंदर जाएंगे, समुद्र के नीचे जितने नीचे जाते जाएंगे दाब बढ़ेगा तो उनकी गैस की विलेयता उनके रक्त में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब गोताखोर नीचे से ऊपर समुद्र की सतह पर आने लगेंगे तो दाब क्या होगा, कम, धीरे धीरे कम होने लगता है। कम होगा तो जो गैस रक्त में घुल गई थी वो धीरे धीरे वहां से क्या हो जाएगी, बाहर निकलेगी, क्योंकि विलेयता उसकी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो जब बाहर निकलेगी तो नाइट्रोजन
जो वायुमंडलीय गैस में सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन गैस के बुलबुले बनने लगते हैं। जैसे बुलबुले बनेंगे तो पूरे शरीर में ऐंठन होने लगती है, शरीर दर्द करने लगता है और कभी कभी मृत्यु भी हो सकती है, असहनीय दर्द होता है। तो इस कारण हेनरी का नियम इसमें कहाँ लागू हुआ? तो देखिए, अधिक गहराई पर दाब अधिक तो विलेयता भी अधिक होगी रक्त में गैसों की। ऊपर आने लगे सतह पर, समुद्र के सतह पर पहुंचने लगे तो दाब कम हो गया। जब दाब कम हो गया इसका मतलब है कि विलेयता, गैस की विलेयता भी कम हो जाएगी। तो जो रक्त में गैसें घुल गई थी वो बाहर निकलेगी। जब बाहर निकलेगी तो शरीर में ऐंठन होने लगती है। तो लिखा हुआ है बाहर निकलने लगती है, इससे हृदय में नाइट्रोजन के बुलबुले बन जाते हैं, जिससे शरीर में पीड़ा होने लगती है एवं यह जानलेवा भी हो सकता है। तीसरा देखिए, अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब। ऊंचाई, अधिक ऊंचाई पर आप सभी लोग जानते हैं कि अगर ऊंचाई ज़्यादा होगी तो गैसों की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो अधिक ऊंचाई वाले स्थान पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब मैदानी सतहों, मैदानी स्थानों की अपेक्षा क्या होता है? कम होता है। मतलब अधिक ऊंचाई वाले स्थान पर ऑक्सीजन का जो दाब होगा वो क्या होगा? कम होगा। जब ऑक्सीजन का दाब कम होगा तो ऑक्सीजन की या किसी भी गैस की विलेयता भी क्या होगी? कम होगी। जब विलेयता कम होगी तो रक्त में ऑक्सीजन कम घुल पाएगी। जब कम घुल पाएगी तो यहाँ लिखा हो जिस कारण से इन स्थानों पर रहने वाले लोगों तथा आरोहकों, आरोहकों मतलब जो चढ़ते हैं, पर्वतों पर चढ़ते हैं, पर्वतारोही, क्लाइंबर्स के रुधिर में ऑक्सीजन की मात्रा भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है और उनको एनॉक्सिया नामक रोग के लक्षण आने लगते हैं। एनॉक्सिया रोग, शरीर में कमजोरी महसूस होने लगती है और सोचने की क्षमता कम होती जाती है। तो सीधा सा इस हेनरी नियम का ये मतलब है कि दाब ज्यादा तो गैस की विलेयता भी ज्यादा। ये मोल प्रभाज लिखा हुआ है, तो मोल प्रभाज गैस का भार ज्यादा तो उसको ज्यादा दाब लगा के इसमें मिलाना पड़ेगा, घोलना पड़ेगा। जब गैस का भार ज्यादा, मोल प्रभाज ज्यादा, और जब ज्यादा दाब लगाओगे तो इसकी विलेयता भी क्या होगी? बढ़ेगी। तो वही वो कह रहा है कि दाब ज्यादा तो उसकी विलेयता भी ज्यादा, समानुपाती है। गैस पर दाब कम लगाएंगे तो विलेयता भी उसकी क्या हो जाएगी? कम। अधिक ऊंचाई पर गैसों का दाब कम होता है तो विलेयता भी कम हो गई। समुद्र में देखें तो समुद्र में ज्यादा गहराई पर दाब ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? जब समुद्र में जितनी गहराई पर जाएंगे तो जो ऊपरी इतना समुद्र का पानी होगा वो पूरा क्या डालेगा? दाब अधिक डालेगा। तो जब दाब ज्यादा तो गैस की विलेयता भी ज्यादा। जब ऊपर आने लगेंगे तो दाब कम होने लगेगा तो विलेयता भी क्या होने लगेगी? कम होने लगेगी। तो जब विलेयता कम होगी तो जो गैस उसमें रक्त में मिल गई थी वो धीरे धीरे बाहर निकलने लगेगी तो शरीर में ऐंठन होने लगती है। यही कारण है कि समुद्र में जो गोताखोर जाते हैं तो नाइट्रोजन के स्थान पर हीलियम और ऑक्सीजन, पहले नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, अब क्या हो गया? नाइट्रोजन के स्थान पर क्या ले जाने लगे? हीलियम और ऑक्सीजन को ले जाते हैं। तो हीलियम का उपयोग होने लगा है। हीलियम की रक्त में विलेयता शून्य होती है या नगण्य होती है। रक्त में विलेयता मतलब हीलियम की रक्त में विलेयता नगण्य, ना मिलेगी ना बाहर निकलेगी, जिससे शरीर में ऐंठन, शरीर दर्द, इससे बच जाते हैं गोताखोर। बात क्लियर हो गई साथियों? ठंडे पदार्थों में जो स्वाद आता है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह में जो स्वाद आता है उसका कारण क्या होता है? CO2। तो CO2 को बोतल में कैसे बंद किया जाता होगा? तो CO2 को बोतल में बंद करने के लिए दाब ज्यादा लगाना पड़ता होगा। तो दाब ज्यादा लगाना पड़ता है तो देखिए उच्च दाब पर सील किया जाता है। तो हेनरी का नियम P बराबर KH×X। X क्या है यहाँ पे? मोल प्रभाज। किसका मोल प्रभाज? गैस का। उम्मीद करते हैं साथियों ये आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।